गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले स्टेप में हमने इसका बेसिक पढ़ा था कॉलम का। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले हम इसकी देखते हैं डिज़ाइन स्टेप। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिज़ाइन स्टेप ऑफ शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम में सबसे पहले स्टेप 1 आता है, हमको निकालना है इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम। इफेक्टिव लेंथ हम कहाँ से निकालेंगे? हम जाएंगे IS 456-2000 में पेज नंबर 94 पर। हमको जाना है पेज नंबर 94 पर। तो हमें वहाँ पर इफेक्टिव लेंथ की सारी जो है क्राइटेरिया दिए हुए हैं। इसके जो केसेस होते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ये 456, इसमें हमें सारे एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सभी केस दिए हुए हैं। जैसे बोथ एंड फिक्स है, वन एंड फिक्स एंड, इसमें ट्रांसलेशन के टर्म पे दिया होता है, ये ट्रांसलेशन रोटेशन के टर्म पे। ये सारे के सारे केसेस यहाँ पर हमको दिए हुए हैं। फिर कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 94 पे मिलेगा कोड में। तो ये हो गया यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ। फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम। इसके बाद स्टेप सेकेंड में क्या निकालना है? जो भी लोड दिया हुआ है अगर वो फैक्टर्ड नहीं है तो उसको हमें फैक्टर्ड करके निकालना है। फैक्टर्ड कैसे करेंगे हम? इसमें 1.5 जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप नंबर थर्ड आएगा। स्टेप नंबर थर्ड क्या रहेगा हमारा? डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट। एरिया ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट हम कहाँ से निकालेंगे? तो एरिया ऑफ स्टील का जो क्राइटेरिया है वो हमने कॉलम में पहले ही बताया था कि कॉलम में कितना होता है, मिनिमम जो एरिया ऑफ स्टील होता है वो 0.8% होता है। ये कहाँ था? ये हमने आपको बताया था पेज नंबर 48 पे दिया था IS 456 में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉलम में दिया हुआ है, ये आर्टिकल दिया हुआ है। आर्टिकल दिया है 26.5.2, तो सॉरी 26.5.3 कॉलम दिया हुआ है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का मिनिमम पर नॉट बी लेस देन 0.8% एंड नॉट मोर देन 6% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ 0.8% मिनिमम होता है, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ASC जो रहने वाला है वो कितना रहेगा? 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो अगर कॉलम में जो कि कंक्रीट से पूरा तैयार है ऐसा ग्रॉस एरिया कुछ है, मान के चलिए यहाँ पर मैंने इसको कैसे एज्यूम कर लिया है? रेक्टेंगुलर एज्यूम कर लिया है। तो कैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1% क्या लगा हुआ है? स्टील लगाया है हमने। तो ऑब्वियसली बात इसमें जो डेस्कटॉप पोर्शन बच रहा है वो किसका है? कंक्रीट का है। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ कंक्रीट निकालेंगे तो हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा? 99% ऑफ इट्स ग्रॉस एरिया। ये हम बोल सकते हैं कि जो ग्रॉस एरिया वो समेसन होगा एरिया ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ कंक्रीट। इसका बाद स्टेप 4 आता है अप्लाई ऑल नेसेसरी चेक्स। एक्चुअल में स्टेप 5 होना चाहिए, इससे पहले हम निकालते हैं स्टेप नंबर जो 5 है ये पहले 4th में आ जाएगा। इसमें हम करेंगे अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसमें हम क्या निकालेंगे? अल्टीमेट लोड इज इक्वल टू 0.4 FC के AC प्लस 0.67 F/ASC। ये जो फॉर्मूला है ये हमें कोड में मिल जाएगा। ये कोड में हमें दिया हुआ है ये फॉर्मूला। आप चले जाएंगे पेज नंबर 71 पर। कहाँ मिलेगा? ये पेज नंबर 71 पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये दिया हुआ है शॉर्टली लोडेड शॉर्ट एक्चुअली लोडेड मेंबर। ये दिया हुआ है PO इज इक्वल टू 0.4 FC के AC प्लस 0.67 F/ASC। ये फॉर्मूला हमको दिया हुआ है यहाँ पर। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके जब हम इसको ASC और AC को हम पुट करेंगे यहाँ पर तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस एरिया मिल जाएगा। जैसे ही हमको ग्रॉस एरिया मिलता है नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसके बाद में हम ये करेंगे इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज अगर हमारा कॉलम जो दिया है कॉलम हमको बोला है कि कैसे रखना है, हमको स्क्वायर डिज़ाइन करना है, तो जो हमारा एरिया हो जाएगा वो साइड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अगर कॉलम हमारा रेक्टेंगुलर होता है तो B/D के बराबर हो जाएगा, है ना, अगर रेक्टेंगुलर है तो। और अगर हमारा कॉलम सर्कुलर रहता है तो सीधा हम उसको π/4 × D इसका जो कि सर्कल का एरिया होता है इसको इक्वेट कर देंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा जो यहाँ पर रह गया था नेसेसरी चेक्स। नेसेसरी चेक्स में हमें क्या करना है? चेक फॉर द मिनिमम एसेंट्रिसिटी। जो मैंने फॉर्मूला आप लोग को पहले बताया था इसके बेसिक स्टेप्स में, तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है चेक फॉर द मिनिमम एसेंट्रिसिटी में। ई मिनिमम जो रहेगा L सपोर्टेड बाय 500 प्लस लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 30। ये वैल्यू क्या है? 20 से कम नहीं होना चाहिए। तो चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी होता है, ये हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके बाद हमें कर देंगे रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन कर लेंगे। सेम वही फॉर्मूला जो PU का मैंने बताया था पेज नंबर 71 को, उसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें ASC मिल जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे नंबर्स ऑफ बार्स फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का मैंने क्राइटेरिया बताया था वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम सीधा न्यूमेरिकल एक तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ 4.5 मीटर अनसपोर्टेड लेंथ restrained in position
and direction both the ends to carry an axial load of 1200 kilo Newton. Use M20 grade concrete and Fe415 स्टील। ये हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो स्टेप 1 हमें करना है, गिवन निकालना है। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। एल हमको दिया हुआ है 4.5 मीटर, या इसी को हम बोल सकते हैं हमको दिया हुआ है 4500 mm दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमको एंड कंडीशन दिया हुआ है। इसका मैं एंड कंडीशन देखता हूँ इसका। तो इसमें हमें बोथ हैंड जो दिए हुए हैं, बोथ हैंड्स क्या दिए हुए हैं हमको, बोथ हैंड रिस्ट्रेंट दिए हुए हैं। रिस्ट्रेंट इन पोजीशन एंड रोटेशन, किसमें दिए हुए हैं, पोजीशन और रोटेशन दोनों में क्या दिया हुआ है, ये हमको रिस्ट्रेंट दिया हुआ है बोथ दी एंड से। तो हमने इसकी एंड कंडीशन लिख ली है। इसके बाद इसमें हमें लोड दिया हुआ है पी जो लोड दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 1200 किलो न्यूटन का दिया हुआ है। M20 ग्रेड दिया है, इसका मतलब हमें क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है जो कि कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेगा पास्कल बोले हैं हम, इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलें। इसके बाद मैं देखता हूँ इसका ग्रेड ऑफ स्टील भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील दिया हुआ है जो कि कितना है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारा स्टेप 1 हो जाएगा गिवन। इसके बाद हम लेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 हमारा क्या आने वाला है, स्टेप 2 मैंने अभी बताया था। स्टेप 2 हमको निकालना है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम निकालना है हमको। तो ये कहाँ मिलने वाला है, पेज नंबर 94 पे मिलने वाला है। तो ये किससे मिलता है हमको, एंड कंडीशन से मिलता है इसका। तो मैं देखता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है हमको, बोथ दी एंड हमारे क्या दिए हुए हैं, रिस्ट्रेंट दिए हुए हैं, रोटेशन के अगेंस्ट में भी और ट्रांसलेशन के अगेंस्ट में भी। तो ये हमारा फर्स्ट ही कंडीशन बन रहा है। देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है इफेक्टिवली हेल्ड, या रिस्ट्रेंट मतलब एक ही होता है, इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ दी एंड्स। तो इसके लिए जो रिकमेंड वैल्यू है वो इफेक्टिव लेंथ कितना दिया हुआ है 0.65 L। तो इस तरीके से अगर मैं इसका इफेक्टिव लेंथ लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 0.65 टाइम ऑफ दी L। तो इस तरीके से मैं 0.65 टाइम ऑफ दी 4500 फाइंड आउट करूँगा तो ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2.925 मीटर। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। इसके बाद नंबर स्टेप हमारा 2 आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। स्टेप 3 में मैंने आपसे क्या बताया था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्टीमेट लोड। हमें अल्टीमेट लोड नहीं दिया होता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, अल्टीमेट लोड फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अल्टीमेट लोड लगाने का तरीका क्या है, अल्टीमेट लोड या फैक्टर लोड एक ही बात होती है। इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द लोड का मल्टीप्लाई करें जो कि कितना होता है 1.5 होता है। तो 1.5 इंटू कितना लोड दिया हुआ है इसमें हमको 1200 दिया हुआ है। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, इसका 1.5 गुना हो जाएगा, ये 1800 किलो न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप अगर मैं 4 फाइंड आउट करता हूँ तो स्टेप 4 हमको जो दिया होगा वो क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था डिटरमाइन दी एरिया ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। हमें करना है स्टील और कंक्रीट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम ये करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन हम एज्यूम करेंगे। ये हमें कितना करना है 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो हम बोल सकते हैं 0.01 टाइम ऑफ दी ग्रॉस एरिया। मैंने इसका बताया था क्या निकालना, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट मतलब टोटल ग्रॉस एरिया में हमें पहले बताया था दो चीज़ें होती है, एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ 1% एरिया ऑफ स्टील है तो सीधे से बात है 99% क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रॉस एरिया का एरिया ऑफ कंक्रीट हो जाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं कि 0.99 टाइम ऑफ दी ग्रॉस एरिया हो जाएगा। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई है। स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है, अप्लाई करना है फॉर्मूला, अप्लाइंग फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाइंग फार्मूला क्या है हमारे पास में, पी यू इज इक्वल टू फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला था जो कि हमें किस में दिया हुआ था, कोड में दिया हुआ था। पेज नंबर मैंने आपको शायद बताया था, पेज नंबर 71 पे ये दिया हुआ है। पेज नंबर 71 पे हम देखेंगे तो ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, यही फॉर्मूला हमको लेना है।
तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लेता हूँ, जो कि हमको दिया हुआ है PU इज इक्वल्स टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा अल्टीमेट लोड की वैल्यू हो जाएगी 1800 इंटू 10⁻³ में इसको न्यूटन में रख रहा हूँ। 0.4 FCK की वैल्यू हो जाएगी 20। एरिया ऑफ कंक्रीट मैंने यहाँ से निकाल लिया है, तो कितना है 0.99 टाइम ऑफ दी ग्रॉस एरिया। प्लस इसी तरीके से मैं वैल्यू आगे पुट करता हूँ तो 0.67 FY की वैल्यू है 415, और अगेन इसके बाद में आता है एरिया ऑफ स्टील, तो ये कितना है हमारे पास में 0.01% ऑफ ग्रॉस एरिया। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे जो ग्रॉस एरिया मिलेगा वो कैलकुलेट करने पे मिलेगा, कितना आएगा ये मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा 168216 mm²। तो ये मुझे यहाँ पर क्या मिला है, इसका एरिया मिला है। अब इस एरिया क्या है, हमें दिया हुआ है रेक्टेंगुलर कॉलम डिज़ाइन करना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि क्या हो जाएगा B इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 168216 mm²। मैं एज्यूम करता हूँ कि B अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा D के। इनिशियली मैंने एज्यूम कर लिया कि इसके अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल रहने वाला है, तो मैं बोल सकता हूँ, तो यहाँ से अगर B और D इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा B² हो जाएगा, और मुझे B का वैल्यू चाहिए होगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा रूट ओवर कर दूंगा, तो 168216। इस तरीके से अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा, मुझे सॉल्व करने पर मिल जाएगा 410.14 mm आ जाएगा। तो B और D हमें दोनों, क्योंकि स्क्वायर नहीं प्रोवाइड करना, हमको रेक्टेंगुलर कॉलम करना, तो एक की वैल्यू मैं कम कर लेता हूँ, तो B को मैं कर देता हूँ कितना 410 mm मैंने ले लिया। तो यहाँ से अगर मैं D निकालना चाहूँ अब, तो D कितना होगा 1688216 डिवाइड बाय, इसमें B की वैल्यू को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 410 का मैं डिवाइड करता हूँ, 410 का मैं डिवाइड करता हूँ, तो 410 का मैं डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 420.54 mm। या इसी को मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 430। तो मुझे यहाँ पर इसका इनिशियली यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे, इसमें प्रोवाइड 400 mm इंटू 430 mm साइज ऑफ कॉलम। इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी हम चेक करते हैं इसमें। चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी का मैंने फॉर्मूला आप लोग को पहले बताया था, जो कि कितना था हमारे पास फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था हमारे पास में ई मिनिमम इज इक्वल्स टू एल अनसपोर्टेड लेंथ था, तो इसको हम क्या बोलेंगे एल, तो एल बाय 500 प्लस लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 30। ये वैल्यू क्या है 20 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं चेक करता हूँ, तो ये कितना दिया हुआ है, एल अनसपोर्टेड हमारे इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, एल अनसपोर्टेड है हमारे पास में 45 mm दिया हुआ है, और डिवाइड बाई 500। लेटरल डायमेंशन की बात करता हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉलम है, बी भी आएगा और डी भी आएगा, दोनों के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम इन एक्स डायरेक्शन में जाके इसको सॉल्व करेंगे। जब मैं एक्स डायरेक्शन में जाता हूँ तो ई मिनिमम हमारे पास एक्स डायरेक्शन में मतलब जो एल अनसपोर्टेड है ये तो हमारा 4500 ही रहने वाला है, डिवाइड बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशन हमारे पास में है 430 में ले लेता हूँ एक डायरेक्शन, डिवाइड बाई 30। ये वैल्यू मैं सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू मुझे सॉल्व करने पर आएगी 23.33 mm। इस वैल्यू को मैं सॉल्व किया तो 23.33 हमारे, जो कि क्या है हमारे 20 mm से कम नहीं है, मतलब हम यहाँ पर क्या है डिज़ाइन हमारे यहाँ तक ओके है और ये सेफ है, एक्स डायरेक्शन में हम सेफ हैं। इसी तरीके से हम वाई डायरेक्शन में चेक करते हैं, तो इन वाई डायरेक्शन मैं वाई डायरेक्शन में चेक कर रहा हूँ इसको, तो ई मिनिमम का फॉर्मूला हो जाएगा 4500 लेंथ हो जाएगा, डिवाइड बाई 500 प्लस हमारे दूसरे डायरेक्शन में जो विड्थ लिया था वो 400 लिया था, डिवाइड बाई 30
मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी 22.33। ये वैल्यू मैंने पहले निकाल कर रख लिया था, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू भी क्या है हमारी 20 से ज़्यादा आ रही है, मतलब यहाँ पर भी हम क्या है ओके है डिज़ाइन यहाँ तक, और ये भी क्या है सेफ है। इसके बाद में आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप जो आएगा। अभी हमने इससे पहले वाली स्टेप में जो स्टील है उसको एज्यूम किया था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या क्या करेंगे, एक्चुअल स्टील फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ एक्चुअल रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ एक्चुअल रीइंफोर्समेंट। इसका जो पहले वाला फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया, ये कहाँ पर दिया हुआ, पेज नंबर 42 में दिया था, तुरंत रिकॉल नहीं होता कभी कभी, तो यहाँ पर तुम सेफ थे। अब हम आते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला जो पहले था वही फॉर्मूला हम लेकर ट्राई करेंगे, इसको उसी को लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या था फॉर्मूला, पी यू इज इक्वल टू कितना था, फॉर्मूला था 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। तो अभी हमारे पास में यहाँ पर हम देखते हैं एरिया ऑफ कंक्रीट और एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ कंक्रीट हम इसको ग्रॉस एरिया के टर्म में पुट कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पी यू की वैल्यू तो हमें पता है कितना है, पी यू की वैल्यू रहने वाला है 1800 इंटू 10⁻3। 0.4 एफ सी की वैल्यू है हमारे पास में 20। ए सी को मैं क्या रखता हूँ, टोटल ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 400, इसका विड्थ था, डेप्थ हमने लिया है 430, माइनस में कर दूंगा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 0.67, एफ वाई की वैल्यू हमारे पास 415 है, और ए एस सी हमें यहाँ से फिर कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन को मैं कैलसी से सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ से जो ए एस सी निकल कर आएगा ये वैल्यू होगी 1570.08 mm स्क्वायर। ठीक, तो ये जो है हमारा एरिया ऑफ स्टील निकल कर आ रहा है। इसके लिए हम चेक कर लेंगे, मैंने क्या बताया था, जो भी कॉलम में स्टील है मिनिमम कितना 0.8% होना चाहिए, मतलब जो भी स्टील निकल कर आए वो 0.8% से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। कम होगा तो हम कितना प्रोवाइड कर देंगे, 0.8% ही प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इसको निकालता हूँ तो 0.8% और क्रॉस एरिया निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1376 mm स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरीके से ये वैल्यू क्या है 6% से कम होना चाहिए, 6% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ग्रॉस एरिया का। मैं 6% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा ये 10320 mm स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करने पर आप इसको सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ओके हो गया, यहाँ तक डिज़ाइन सेफ हो गया। इसके बाद मैं इसे कर लूँगा नंबर्स ऑफ बार फाइंड आउट कर लूँगा, नंबर्स ऑफ बार फाइंड आउट करूँगा। नंबर्स ऑफ बार निकालने के तरीका मैंने क्या बताया था आपको, नंबर्स ऑफ बार का तरीका रहेगा, यहाँ पर मैं ए एस सी ले रहा हूँ तो सीधा सीधा एरिया ऑफ एक बार का हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर या तो ये है आप नंबर्स ऑफ बार को एज्यूम करिए, या आपका जो डायमीटर का बार है आप उसको एज्यूम करिए। मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग 8 नंबर्स ऑफ बार। मैं 8 नंबर्स ऑफ बार यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो हमारे यहाँ से क्या मिल जाएगा A5 मिल जाएगा। A5 की टर्म में जो कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा ASC डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ बार। तो ASC कितना दिया हुआ हमारे पास में 1570 दिया हुआ है, 0.08 डिवाइड बाय नंबर्स हमने कितना एज्यूम कर लिया यहाँ पर 8। तो यहाँ से जो इक्वेशन है A5 को भी मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन में A5 को भी मैं कर देता हूँ D के फॉर्म में रख देता हूँ, या 5 के फॉर्म में बोल देता हूँ मैं। तो यहाँ से जो 5 निकल कर आएगा, सीधा सीधा 5 निकाला है मैंने, तो ये आ गया 15.80 mm इसकी वैल्यू हो जाएगी। कितना वैल्यू हो जाएगा इसका 15.80 mm। अब 15.80 mm या तो हम क्या करें 16 mm का बार प्रोवाइड करें, या तो क्या करें हम, हमारे तो कॉलम में होता है कि जो एक्सटीरियर एंड के बार होते हैं, जैसे कॉलम है तो क्या होता है नॉर्मली जो कॉर्नर्स के बार होते हैं ये ज़्यादा डायक रखे जाते हैं, जो इंटीरियर बार होते हैं वो कम डायक रखे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर एवरेज कितना इसका कितना आ रहा है 16 mm आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो एंड के जो बार हैं ये ज़्यादा के प्रोवाइड कर देते हैं, इंटीरियर वाले बार हम कम के प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, ट्राई 20 mm 4 नंबर्स बार एंड 4 नंबर्स 12 mm 5 बार। तो मैं यहाँ से इसका एरिया निकालूंगा तो π/4 इंटू 20 स्क्वायर, तो कितने बार यूज़ कर रहा हूँ 4 यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरीके इसका एरिया निकालूंगा तो π/4 इंटू 12 स्क्वायर, और इंटू में ये भी 4 बार यूज़ कर रहा हूँ। तो इन दोनों का जब मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा
ये वाला एरिया होगा 1256.63 और ये जो एरिया आएगा ये आएगा 452.39। इन दोनों का अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 1709.02 mm स्क्वायर। तो मुझे ये एरिया मिला है। तो ये एरिया मैं देखता हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा है, ASC रिक्वायर्ड से ज़्यादा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये ओके है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, हम यहाँ पर आकर सेफ हो गए। तो मैं चीज़ें इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। प्रोवाइडेड 4 numbers 20 mm 5 bar and 4 numbers 12 mm 5 bar as longitudinal reinforcement। होप यहाँ तक आपको भी क्लियर होगा। इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। इसके आगे हमारे पास ये मेन इन्फोर्समेंट हो गया, हमें उसका तो और क्या निकालना है, सिर्फ इसका लेटरल इन्फोर्समेंट और फाइंड आउट करना है, या हम बोल सकते हैं क्या फाइंड आउट करना है हमको, इसका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा इसके बाद में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कहाँ दिया है, पेज नंबर 49 पे ये दिया हुआ है। तो हम सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम में सीधा सीधा मैं करूँगा, इसको प्रोवाइड करता हूँ। तो पिच का क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया था, पिच कभी भी क्या है, इसके लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेटरल डायमेंशन कितना है, 400 mm, और दूसरा डायमेंशन कौन सा है इसका, 430 mm। इन दोनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, 16 टाइम ऑफ, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 टाइम ऑफ 5 मिनिमम। तो यहाँ पर हमने 2 बार यूज़ किए हैं, एक 20 mm का यूज़ किया है, एक 12 mm का यूज़ किया। तो 5 मिनिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 16 गुणित 12 निकालूंगा तो ये आ गया यहाँ पर 192 mm से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों में से देखता हूँ हमारा लिस्ट वैल्यू कौन सा है, 192। तो 192 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पिच में सीधा से कितना प्रोवाइड कर देता हूँ, 190 mm। ठीक है। इसी तरीके से मैं इसका डाया प्रोवाइड, डाया का क्राइटेरिया हमको दिया हुआ है। डाया क्राइटेरिया क्या दिया था हमको, डाया शुड नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ 5 मैक्सिमम, ये हमको क्राइटेरिया दिया हुआ था। तो ये 1/4 ऑफ 5 मैक्सिमम निकालता हूँ तो हमारे पास में मैक्सिमम कितना डायमीटर का बार है, 20 mm का है। तो मैं निकालता हूँ 5 mm से कम नहीं होना चाहिए। साथ में शुड नॉट बी लेस देन क्या दिया हुआ है, 6 mm, 6 mm से कम भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डाया कितना कर देता हूँ, इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं कितना कर दिया, डाया मैंने यहाँ पर 8 mm कर दिया। तो यहाँ पर 8 mm का बार हमें मिल गया है, यहाँ मुझे प्रोवाइड करना है, और इसकी स्पेसिंग कितना हो जाएगा, 190 mm। मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, प्रोवाइड 8 mm 5 lateral tie at the rate of 190 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। आप इसकी ड्राइंग तैयार कर सकते हैं, मैंने ड्राइंग पहले से इसको बना कर रख लिया था। आप इस तरीके से इसका ड्राइंग बना सकते हैं। इसका टोटल मैंने यहाँ पर विड्थ बना दिया है 400 mm, 430 mm इसका डेप्थ बना दिया है मैंने, और ये कॉलम का यहाँ पर हमने क्या बना दिया है, इसका फ्रंट व्यू बना दिया है। यहाँ पर मैंने जो एंड पे बार प्रोवाइड किए हैं, चारों एंड पे कौन से हैं, ये 20 mm के बार हैं, और सेंटर पे मैंने जो बार प्रोवाइड किए हैं ये कितने mm के हैं, 12 mm के हैं। इनको मैंने एक लेटरल टाई इस तरीके से इसको कवर करेगी बाहर वालों को, ऑल्टरनेटिव क्या होगी, ये डायमंड शेप में इंटरनल वालों को करेगी, कवर करेगी। इनकी बीच की जो स्पेसिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, हमारा इन दोनों के बीच की 190 mm सेंटर टू सेंटर। सिंस कॉलम में कवर कितना होता है, कॉलम में जो कवर का क्राइटेरिया है वो 40 mm दिया हुआ है। ये आप इसमें कोड में देख सकते हैं कितना रखना है, इसको हमको 40 mm रखना है। ये आप देखेंगे पेज नंबर 47 पे, तो कॉलम में कवर कितना दिया हुआ है, सभी के इसमें 40 mm दिया हुआ है। तो ये आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ड्राइंग आप इसको जितना क्लियर बनाएंगे पेपर में उतने अच्छे इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए इसका ये क्वेश्चन हो गया, इसके और भी क्वेश्चन हम आगे ट्राई करेंगे। थैंक यू।